70 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। इंडियन एयरफोर्स के पायलट लगातार निरीक्षण किया करते थे और खुफिया जानकारी जुटाने का काम भी हुआ करता था। उस दौरान गुजरात के ऊपर से रूटीन फ्लाइट्स कई बार हुआ करती थी और इन्हीं फ्लाइट्स के दौरान इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को गुजरात के कोस्ट, उसके तट के करीब समंदर में कुछ बेहद अजीब दिखा। उन्हें दिखा कि गुजरात के तट के करीब समंदर में कुछ डूबे हुए स्ट्रक्चर्स खंडहर से नजर आ रहे हैं। ये खबर भारत के आर्कियोलॉजिकल विभाग तक पहुंची। आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविद, दूसरे थे इतिहासकार, इन तक की खबर पहुंची और यहां से शुरू हुआ कृष्ण की नगरी द्वारका की खोज का सफर। हिंदू ग्रंथों और पुराणों में द्वारका का वर्णन महाभारत और भगवत पुराण में सबसे ज्यादा मिलता है और इसमें द्वारका को डिस्क्राइब किया जाता है एक ऐसा शहर जिसे भगवान कृष्ण ने बनाया था, जहां बड़े बड़े महल थे, जहां बेहद विहंगम मंदिर हुआ करते थे, जहां व्यापार फलता फूलता था। पर यह द्वारका असल में किसी ने देखी नहीं थी। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने जो देखा था और ये जानकारी जब आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के पास पहुंची तो उसके बाद सबूत खंगालने की शुरुआत हुई। एक और यहां पर सबूत मिला। 1970 के दशक में जामनगर से गजेटियर निकला करता था, एक प्रकार की ऑफिशियल पब्लिकेशन, एक प्रकार का मैगजीन समझिए, और उसमें जामनगर के लोगों द्वारा इस बात का वर्णन किया जाता था कि गुजरात के जामनगर रीजन के तट पर, समुद्र तट पर एक पुराने प्राचीन शहर के खंडहर के कुछ अवशेष मिलते रहते हैं। इन सारी खोजों ने प्रेरित किया डॉक्टर SR राव के एक एक्सटेंसिव एक्सपेडिशन मिशन को, जो कि था द्वारका को खोजने के लिए। 1970 के दशक में डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने 12 से ज्यादा अंडर वाटर एक्सपेडिशंस की, एक्सप्लोरेशंस की। समंदर के अंदर गोता लगाकर इंडियन नेवी के जवान जो थे उनके द्वारा वहां एक्सकवेशन कराया गया और उसके बाद जो सबूत मिले वो हैरान कर देने वाले थे। डॉक्टर SR राव की टीम को एक 560 मीटर लंबी दीवार के अवशेष मिले जो बिल्कुल मैच खाते थे द्वारका का जो वर्णन था प्राचीन किताबों में उससे। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सबूतों के मिलने का एक पूरा चेन शुरू हुआ, घटनाक्रम शुरू हुआ। 500 से ज्यादा प्राचीन ऑब्जेक्ट्स, एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स, पॉटरी, स्टोन ब्लॉक्स और पुराने जमाने की जो सिंचाई की व्यवस्था थी, इरिगेशन सिस्टम, वो बाहर निकलकर सामने आया। जब इसकी कार्बन डेटिंग कराई गई तो ये 1528 टू 3000 BCE का लगा, यानी कि वो कालखंड जब महाभारत हुआ था। वहां पर काफी सारे अवशेष मिले जो ये दर्शा रहे थे कि वहां पर कॉइन्स भी थे, सिक्के भी थे, करेंसी भी थी। जहाजों को रोकने के लिए पुराने जमाने के लंगर, एंकर्स वहां प्राप्त हुए जो इस ओर इशारा कर रहे थे कि द्वारका वाकई में थी एक एंशिएंट एडवांस्ड सिटी थी और वहां पर जो सिविलाइजेशन थी, सभ्यता, वो पल फूल रही थी। वहां व्यापार होता था, वहां पर करेंसी का आदान प्रदान होता था और द्वारका एक पोर्ट सिटी थी जहां से देश विदेश के साथ और शायद अरब कंट्रीज के साथ में व्यापार भी हुआ करता था। डॉक्टर SR राव की टीम ने जो आर्टिफैक्ट्स खोजे थे उन्हें जब कार्बन डेटिंग के लिए भेजा गया सबसे पुराने अवशेषों को, तो आपको बता दें कार्बन डेटिंग वो वैज्ञानिक प्रोसेस होती है जिससे किसी भी चीज की आयु बताई जा सकती है, एज बताई जा सकती है, कितना पुराना है किसी भी चीज का बताया जा सकता है। कार्बन डेटिंग में जो सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। 9000 साल पुराना था। सामान काफी सारा जो मिला समंदर के अंदर वो 9000 साल पुराना था। कृष्ण की द्वारका एक असलियत थी और तब पता चला कि गुजरात के तट के करीब वाकई में एक द्वारका थी जो डूब चुकी थी। अब अगर प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो उसमें साफ वर्णन है कि कृष्ण भगवान ने मथुरा से अपने सारे फॉलोअर्स को ला करके द्वारका में बसाया था, क्योंकि मथुरा में बार बार आक्रमण हो रहे थे। जब वो आए द्वारका में तो उन्होंने भगवान विष्णु से, यानी कि जल के देवता, आप समझ लीजिए इस बात को, उनसे, उनके आशीर्वाद से उन्होंने ये पूरी नगरी, द्वारका नगरी बनाई थी। और भगवान विश्वकर्मा, जिन्हें सबसे सर्वोपरि माना जाता है कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, उनके माध्यम से इस पूरी द्वारका को बनाया गया था। पर फिर भी ये द्वारका पानी में कैसे डूब गई, ये सवाल था। ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण को गांधारी का श्राप लग गया था और एक और वर्णन है एक और इसी प्रकार के श्राप का। इन दोनों श्रापों की वजह से यदुवंश का नाश होना कंफर्म था। तो प्राचीन ग्रंथों की माने तो कर्ज की वजह से, श्राप की वजह से ये पूरी द्वारका डूब गई। लेकिन बात करें अगर वैज्ञानिक कारणों की तो चीजें जो निकल कर सामने आ रही हैं वो काफी डरावनी है। देखिए,
ग्रंथों को पकड़े और आज जो हो रहा है उसे पकड़े तो काफी तालमेल मिलता है। श्री कृष्ण की जब मृत्यु हुई उसी के बाद द्वारका डूबनी शुरू हो गई थी और वहां से कलयुग की शुरुआत की बात कही जाती है प्राचीन ग्रंथों में। और अब जो स्थिति चल रही है वो बिल्कुल सिमिलर सी नजर आ रही है। साइंटिफिक थ्योरीज, क्योंकि असलियत तो कोई बता नहीं सकता, थ्योरीज ही हो सकती है। साइंटिफिक थ्योरीज का यह मानना है कि धीरे धीरे ग्रेजुअल सबमर्शन हुआ था द्वारका का, क्योंकि सी लेवल, समुद्र का जो लेवल था वो धीरे धीरे ऊपर हो रहा था, पानी समंदर में बढ़ रहा था, सी लेवल राइज हो रहा था और कोस्टल इरोजन यानी कि जो तट था वो धीरे धीरे कटने लगा था। जितना पानी बढ़ रहा था उतना ज्यादा वो तट को काट रहा था। धीरे धीरे करके पूरी की पूरी द्वारका नगरी डूब गई, एक थ्योरी है। देखिए जो आर्टिफैक्ट वहां मिले हैं द्वारका के समुद्री वर्जन में, वो 9000 साल पुराने बताए जाते हैं और ठीक इसी कालखंड में वैज्ञानिकों का मानना है धरती पर आज से 9000 साल पहले आइस एज खत्म हुआ था। एंड ऑफ आइस एज बताया जाता है। 9000 साल पहले लास्ट आइस एज आया था उस वक्त। तो उसके बाद बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी और वो बर्फ पिघली होगी तो डेफिनेटली समुद्र का स्तर बढ़ा होगा और सबसे पहले असर पड़ता है तटों के करीब बसे शहरों पर, कोस्टल सिटीज पर। और द्वारका चूंकि एक पोर्ट सिटी थी, बंदरगाह शहर था और तट के करीब था, तो उसको सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना होगा और इसीलिए पूरी की पूरी द्वारका डूब गई, एक थ्योरी है। दूसरा मानना यह है कि उस रीजन में कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई होगी, समंदर के अंदर भूकंप वगैरह आए होंगे जिससे सुनामी उठी होगी और जो समुद्र का स्तर है वो भी धीरे धीरे बढ़ा होगा आइस एज के खत्म होने के बाद। नतीजतन वो पूरा का पूरा द्वारका को ली गया। दोस्तों द्वारका के बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है, अभी भी बड़े पैमाने पर वहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना बचा है। लेकिन वहां पर दुख की बात यह है कि भारत की सरकार जितना वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए प्राचीन जो धरोहर हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका को पूरी तरीके से एक्सक्वेट करने के लिए वहां फंड्स की जरूरत है, पर वो दिया नहीं जा रहा है। ये खबरें निकलकर लगातार आती है। आर्कियोलॉजी को सपोर्ट करना होगा सरकारों को, तभी हम अपना इतिहास जान पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से द्वारका डूबी और जिस तरीके से आइस एज, लास्ट आइस एज जो आया था वो 9000 साल पहले आया था, ठीक उसी तरीके से अब ऐसा लग रहा है कि फिर से जो लगातार ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बर्फ पिघल रही है, इस बार आइस एज प्राकृतिक रूप से नहीं आ रहा। देखिए धरती का एक अपना तरीका है चलने का, प्रकृति अपने हिसाब से चलती है और प्रकृति साइक्लिक है, वो साइकिल्स में चलती है। धरती पर यह कंफर्म है कि बार बार यहां सृष्टि की रचना होती है, बार बार समाप्त होता है। हमने 4 से 5 जो एक्सटिंक्शन इवेंट्स हैं, 4 एक्सटिंक्शन इवेंट जो हैं वो हम देख चुके हैं, जब धरती से 60 से 70% जो भी वनस्पति और जीव मौजूद थे वो खत्म हो चुके थे। डायनासोर भी ऐसे ही विलुप्त हुए, ऐसा कई बार हो चुका है। और ये जब होता है तब है जब एनवायरमेंट अचानक से बदल जाता है और पृथ्वी पर यह कई बार हुआ है। लास्ट आइस एज आज से 9000 साल पहले आई थी, खत्म हो गई थी। अगली आइस एज भी आएगी, उसका एक रोटेशन रहता है, वो होगा। लेकिन दोस्तों ये इस बार जो हमारे माउंटेन्स, जो हमारे ग्लेशियर्स, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों से बर्फ पिघल रही है, ये ह्यूमन मेड कारणों की वजह से हो रही है। हम इंसानों की गलतियों की वजह से ये बर्फ पिघल रही है और वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इसी बीच ग्लोबल वार्मिंग अगर और बढ़ गई, जो कि बढ़ेगी, हम इसे रोक नहीं पाएंगे। हमने जितना कृत्य कर दिया है इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं, उसे जितना हो सके टाल सकते हैं, क्योंकि धरती भी गर्म हो रही है और साथ में वो इवेंट, प्राकृतिक इवेंट भी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। अगर प्रकृति भी हमारे खिलाफ चली गई और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो गई और साथ में हम भी हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इस बार जो मेल्ट डाउन होगा और इस बार जो समुद्र का लेवल बढ़ेगा वो इतना खतरनाक होगा कि बहुत बड़ा हिस्सा धरती का डूब जाएगा। वेदर पैटर्न इतने बदल जाएंगे, मौसमी इतने बदलाव आ जाएंगे कि जहां बारिश होती थी वहां बारिश होनी बंद हो जाएगी, जहां नहीं होती थी वहां बाढ़ आते तक बारिश होगी और इससे हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो बजाय इसके कि जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें, हमें सीख लेने की जरूरत है इतिहास से। द्वारका को देखिए, द्वारका डूब सकती है तो अभी की जमीन क्यों नहीं डूब सकती? आप समझिए इस बात को।